गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीसीपी चैप्टर के लिए जो है सीसीपी एग्जाम के लिए क्वेश्चन का तीसरा सेट, 2 सेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और आप ये निश्चिंत रहें कि इसमें से आपको बेनिफिट जरूर होगा। आप इसे ट्राई करिए, बिल्कुल ही बेनिफिट होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये लगभग 50 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। और मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ। आंसर आप लोग गेस भी करिएगा, वैसे आंसर मैं बता भी दूंगा, ठीक है। आप लोग नोट करिएगा, इसको पढ़िए, फ्रेंड्स को शेयर करिए और 100% आप ये श्योर कर सकता हूँ कि आप क्वालिफाई जरूर करेंगे, ठीक है, अगर आप एग्जाम देते हैं सीसीपी का। तो चलिए, कुछ क्वेज है, 50 क्वेश्चन का सेट है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दीज पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, इसके हिसाब से कौन कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक चीज फ्रेंड्स, जहां भी ऑल ऑफ द अबव हो या ऑल हो तो आप मान के चलिए 99% आंसर वही रहता है। बट फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखता है पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। अगर किसी देश द्वारा वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो, इट मीन्स ये सही है। अगर डिस्क्वालीफाई नहीं है तो एग्रीमेंट कर सकता है। ए पर्सन हैविंग साउंड माइंड, एकदम करेक्ट है। ए पर्सन हु अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, एकदम सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप एक बात याद रखिए, माइनर, इसमें एक ही केस है, माइनर कैन नॉट बी इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और एक और भी इसका मजेदार खेल है, माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी के साथ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें अगर एक माइनर है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब उसके ऊपर कुछ देनदारी आएगी तो ये लायबल नहीं होगा, बाकी सभी लायबल होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ गार्जियन ऑफ ए माइनर पर्सन और हिज एस्टेट इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया है बिफोर ही कंप्लीट 21, हमारे यहाँ मेजोरिटी का एज कितना है, मेजर होने का एज है 21 और लेडीज के लिए 18, ठीक है। तो ही सी रिमेन माइनर टिल ही और सी कंप्लीट एज ऑफ 21, ठीक है। तो सेकंड होगा आंसर इसका 21। सर्कमस्टांसेज अंडर विच एडवांस कैन बी ग्रांटेड टू माइनर, माइनर को 2 ही केस में, 3 केस में आप उसको लोन दे सकते हैं। पहला मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरा क्लोथिंग, उसके कपड़े खरीदने के लिए, वस्त्र खरीदने के लिए। फॉर एजुकेशन, 3 चीज के लिए आप माइनर को लोन दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एजुकेशन लोन होता है ना, वो भी तो माइनर ही होता है, ठीक है। तो आप इस केस में उसको लोन दे सकते हैं। डेट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। कहता है सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो परमिट करता है माइनर को ड्रॉ करने के लिए, इंडोर्स करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, सो एज टू बाइंड ऑल पार्टी एक्सेप्ट हिमसेल्फ। यही वाला केस जो मैंने आपको बताया कि वो सब कुछ करेगा बट उसके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सेक्शन जो होता है 4 सेक्शन 26, सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि माइनर जो है आपको जो है ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, निगोशिएट कर सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, ये सभी पार्टी को बाइंड होगा लेकिन बट उसको बाइंड नहीं होगा, ठीक है। वाइल सैंक्शनिंग लोन टू इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन है आई, इलिटरेट पर्सन प्रिकॉशन टू बी टेकन, इलिटरेट पर्सन है जिसे अब थंब इम्प्रेशन वाला है, ठीक, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो थंब इम्प्रेशन लगाता तो हम लोग क्या करते हैं, उसका विटनेस लेते हैं, ठीक है, हमेशा विटनेस लेते हैं। तो क्वेश्चन यही होगा। तो देखिए अब इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ही सी एक्सक्यूट डॉक्यूमेंट बाई थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन से एक्सक्यूट करता है डॉक्यूमेंट, मैंने पहले बताया। कैन इंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको आजाद ये मिला हुआ है अधिकार कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। डॉक्यूमेंट शुड बी रीड आउट एंड एक्सप्लेन द बॉरोवर इन दिस प्रेजेंस ऑफ विटनेस, वहाँ पे क्या होना चाहिए, जब भी वो डॉक्यूमेंट एक्सक्यूट करे तो वहाँ पे एक विटनेस का साइन होना चाहिए, विटनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। छठा नंबर, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 201 नरेट हाउ द एजेंसी इज टर्मिनेटेड, अगर कोई एजेंसी कैसे टर्मिनेट की जाती है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 201 क्या बोलता है, इसमें 4-5 चीजें हैं, वैसे ऑल इन वन ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट होगा। फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल रिवोक हिज अथॉरिटी, मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें प्रिंसिपल हट जाता है और अपनी अथॉरिटी रिवोक कर लेता है, ठीक, तो ये सही होगा। तो प्रिंसिपल और एजेंट डाइस बिकम इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड, ये भी सही होगा, अगर वो एक्सपायर कर गया
इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया। द एजेंट रिनाउंस हिज बिजनेस ऑफ एजेंसी, ठीक है, री अनाउंस कर दिया आपने अपने नेम को फिर से पुनर्निर्धारित कर दिया। तो ये तीनों आंसर सही हैं, मीन्स ऑल ऑफ द अबव होगा। सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ ईच एजेंट, ठीक है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया आपने, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, पावर ऑफ अटर्नी में पावर ऑफ अटर्नी होल्डर लायबल हो जाता है, बट एक्चुअल लायबिलिटी किसकी रहती है, ऑनर के बिहाफ पे काम करता है, तो उसमें कहता है प्रिंसिपल इज लायबल ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट, ठीक है, या डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट करता है। तो इसमें कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 238। सेक्शन 238 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये जो है ना, इसके हिसाब से प्रिंसिपल जो होगा लायबल होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। Acknowledgement receipt etc must be signed by all the joint borrowers since it has effect of renewing period of limitation for recovery under section of Limitation Act 1963, ठीक है। तो इसमें कहता है एक्नॉलेजमेंट जो है लेना चाहिए, मस्ट सभी साइन करना चाहिए भाई ऑल द जॉइंट बोरोवर सिंस इट हैज बीन इफेक्ट रिन्यूइंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिकवरी अंडर सेक्शन लिमिटेशन एक्ट। तो ये 20B जैसे धारा 20B होता है तो इसे याद रखिएगा 22, ठीक है। धारा 20B लगता है हमेशा, पुलिस जो कई बार धारा 20B लगाती है, आप देखिएगा सुनिएगा, बड़ा ही फेमस धारा है ये। द HUF प्रॉपर्टी इज मैनेज बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली में। देखिए जब भी HUF होगा, जो उसका प्रिंसिपल मेंबर होगा या प्रिंसिपल मेंबर जिसको बोलते हैं, या मुख्य होगा या प्रधान होगा, उसको हमेशा कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और रेस्ट लोग जो होते हैं वो को पार्टनर, जो उसके साथ HUF में जितने भी मेंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल मेंबर जो होगा ये हो गया कर्ता, और ये सभी को पार्टनर, ठीक है। सेक्शन इतना हैज गिवन इक्वल राइट एंड मेल एंड फीमेल इन द मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है कौन था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 2005 का अमेंडमेंट हुआ था, उसके हिसाब से मेल और फीमेल को इक्वल राइट है, ठीक है। Security document signed by any one partner in the partnership form will bind in the form. In the context, identify the correct statement. अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और उसमें एक पार्टनर ने डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट किया ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पार्टनर, तो वो सब पे लागू होगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए मिनिमम 2/3 पार्टनर शुड बी साइन इफेक्टिवली टू बाइंड हिम, नो। ऑल पार्टनर शुड साइन द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट टू बाइंड हिम, नो। ए सिंगल पार्टनर कैन बाइंड हिम, नो। ये भी हो, ये गलत है, सारे एक भी कोई सही नहीं है। लोन टू द माइनर्स कैन बी रिकवर्ड ओनली इफ सिक्योर्ड बाय थर्ड पार्टी कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए लोन माइनर से आप कभी भी जो है रिकवर नहीं कर सकते किसी भी केस में, एकदम क्लियर कट है, याद रखिएगा। इसलिए कभी भी आपके पास लोन आया वहाँ माइनर का इंटरेस्ट हो, चाहे वो बैक में हो या ठीक है, या प्रेजेंट में हो, आपको माइनर का इंटरेस्ट अगर जैसे सिक्योरिटी जो मान लिया आप कोलेटरल सिक्योरिटी ले रहे हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी लैंड एंड बिल्डिंग, जो अभी का बोरोवर है वो जिससे परचेज किया या वो जिससे परचेज किया, उसके बीच में चेन में कहीं भी माइनर का इन्वॉल्व था, तो वो प्रॉपर्टी हम नहीं ले सकते, नहीं लेना है, क्योंकि आप लीजिएगा तो रिकवर नहीं कर पाइएगा। ये पार्टनरशिप कैरिंग द बिजनेस बैंकिंग कंसिस्ट नॉट मोर देन, पार्टनर में जो है पार्टनरशिप फॉर्म में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ, देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक और प्राइवेट दो होती है ना, प्राइवेट घर वाला, पब्लिक बाहर वाला। आप इसको याद ऐसे रख लीजिए, प्राइवेट घर वाला और ये बाहर वाला, घर वाली बाहर वाली होती है ना, तो वैसे ही, तो ये घर वाली है, ये बाहर वाली है, ठीक है। तो प्राइवेट मीटिंग जो है, सॉरी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होगा, मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूटेड कोरम फॉर जनरल मीटिंग, तो ये 5 होगा, ठीक है, 5 होगा, कोरम के लिए 5 होगा। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होंगे। अभी एक जो है ना वन सिंगल डायरेक्टर कंपनी भी आया है,
सिंगल डायरेक्टर कंपनी रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या है, सिंगल डायरेक्टर कंपनी भी आप रख सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग हमेशा देखते हैं जब भी कंपनी को लोन करते हैं, तो हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, ऑथराइज कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर कितना है, नेम ऑफ कंपनी क्या है, नेम ऑफ स्टेट वेयर कंपनी रजिस्टर्ड, तीनों चीज देखते हैं। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। A company wanted to borrow from your bank, submitted all document including board resolution. Board resolution भी दे दिया. What are the things you will check to copy the board resolution? Board resolution में क्या क्या देखेंगे हम, देखिए इसका आंसर वैसे तो ऑल ऑफ द अबव भी होगा, एक बार देख लेते हैं। नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन टू ऑपरेट द बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी लिखा रहता है बोर्ड resolution में। ऑथराइजिंग द एडवांस एंड स्टेटिंग ऑल द डिटेल्स सच एज लोन। ठीक है, स्टेटिंग द नेम्स ऑफ पर्सन इन विच प्रेजेंस the seal of the company will affixed on the account. ठीक है, stating the name of the person in which whose presence the seal of the company will affixed on the accounts. ठीक है, condonation of delay in registration with the registrar of company, इसमें देखिए कई सारे फॉर्म होते हैं, चार्ज 1 से लेके चार्ज 10 तक है, डिफरेंट है। ठीक है, ये आरओसी जब भी आप कंपनी को लोन करेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की साइट पर उसका चार्ज रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर स्टॉक, फॉर मोबाइल सिक्योरिटी या नहीं मोबाइल। ठीक है, इस सब का चार्ज उस पर आरओसी पे रजिस्टर्ड होना है। ठीक है, तो कंडोनेशन ऑफ डिले, इसको डिले जो है कंडोनेशन करना है, मतलब एक टाइम फ्रेम होता है कि आपको 30 डेज के अंदर करना है। ठीक है, तो अगर इसमें डिले हो गया तो कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, चार्ज 10 लगेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स आर गिवन फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, फॉर वन टाइम पेमेंट पर्पस, फॉर पीरियड ऑफ रेंजिंग फ्रॉम, देखिए शॉर्ट टर्म लोन 3 मंथ टू 1 ईयर का होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सा है, घर वाली। ठीक है, तो घर वाली में क्या है, ट्रू कितने मेंबर हो सकते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू बोलता है ना, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू 200। ठीक है, ये सही है, नो रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर नहीं, ये गलत है, सिर्फ वही होगा। फिक्स एसेट आर नॉर्मली एक्वायर्ड आउट ऑफ इक्विटी एंड टर्म लायबिलिटी, जब भी आप फिक्स एसेट क्रिएट करते हैं तो कैश क्रेडिट अकाउंट से नहीं करते हैं, ये तो 100% है, ये बिजनेस के लिए है, रिवॉल्विंग क्रेडिट है, रॉ मटेरियल परचेज के लिए है, तो आप इस पे तो ले नहीं सकते हैं। नॉन ऑफ बताए वाला आंसर है नहीं। शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर बैंक, फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स हमेशा इमीडिएट कैश, इमीडिएट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए होता है, तो जब भी हम उसको फिक्स एसेट्स को लेते हैं तो इक्विटी या तो शेयर होल्डर की इक्विटी होगी या टर्म लायबिलिटी, आपने टर्म लोन लिया है तो उससे होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव है, फिर आ जाइए रूल्स रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ कंपनी मीटिंग, ओके, राइट ऑफ पावर ऑफ द डायरेक्टर्स क्या है वो भी सही है, द बिजनेस दैट कैन बी ट्रांजैक्टेड बाय द कंपनी एंड द फर्म इन विच इट इज टू बी इफेक्टेड। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। अंडर ब्रिज लोन बैंक में फाइनेंस सब्सिडी रिसीवेबल अंडर नॉर्मल रिटेंशन प्राइस स्कीम फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज। लोन्स आर यूजुअली ग्रांटेड टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, आर्टिजन, फार्मर्स, ईटीसी। ठीक है, तो कौन सा लोन हम लोग देते हैं, कंपोजिट लोन ही देंगे। देखिए आप केवल ब्रिज लोन तो मतलब नहीं है फार्मर्स को देने के लिए, ये ना स्मॉल माइक्रो स्मॉल सब कुछ है, टर्म लोन और रिटेल लोन नॉर्मली हम लोग जो है ग्रांटेड करते हैं हम लोग, टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट लोन। ठीक है, बाय सैंक्शनिंग द लोन टू मैरिड वुमन प्रिकॉशन टू बी टेकन एज, अगर आप शादीशुदा महिला को लोन दे रहे हैं तो क्या करते हैं, उसके साथ उसके पति को ले लेते हैं, पति को कहीं जाने नहीं देना है, वैसे भी महिला पति को पकड़ कर रखती है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मैंने चलिए ठीक है, लेकिन अब तो ये होगा नॉर्मली पति को छोड़ना नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, सी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट मीन्स उसकी अपनी सोर्स की कमाई हो, सी मस्ट बी कंस्टिट्यूट ऑफ द बैंक। ठीक है, ओके, borrower should commensurate with the requirement and his or her ability to repay। ठीक, ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे बोला, बट इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका इनकम नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, आ जाओ भाई।
तुम भी साथ में आ जाओ, दोनों को क्लब कर लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग इन्वॉल्व्स इन फॉलोइंग। जो बेसिक प्रिंसिपल होता है लेंडिंग का, उसमें क्या क्या होता है? सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तीनों चीज़ हमारे मायने हैं। सेफ्टी ऑफ एडवांस ओनली नहीं चलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी सब चीज़ चाहिए ना हमको, मिक्स चाहिए। खाना पीना में दाल भात सब्जी, दाल भात सब्जी, ये तीनों चीज़ मिलेगा तब तो मज़ा आएगा ना, केवल दाल खाने से तो मज़ा आएगा नहीं। व्हाट इज मीन्ड बाई लिक्विडिटी फॉर बैंकर वाइल लैंडिंग? लिक्विडिटी मतलब हो गया टोटली डिपेंड है कैपिटल। ठीक है, बैंक के पास कितनी पूंजी है अपनी। ठीक है, मीन्स बैंकर डज नॉट फेस एसेट लायबिलिटी मिसमैच, ALM जिसे बोलते हैं ना, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। मतलब एसेट एंड लायबिलिटी में कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है, तो इसे 27 नंबर यही होगा। ठीक है, व्हाट इज मीन्स बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क? रिस्क मतलब एक होता है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और एक होता है कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 100 लाख का लोन देना है, ठीक है, आपने किसी एक बोरोवर को दे दिया 100 लाख, ठीक है, दूसरा आपने 10 बोरोवर को दिया, 10 गुना 10 बराबर 100 लाख। कौन सा बेहतरीन है, कौन सा फायदेमंद है? आप कभी भी देखेंगे ये अकाउंट अगर स्ट्रेस में गया, NPA हो गया, तो ये आपको 15 से 25% का प्रोविजन लेके चला जाएगा। अगर ये सिक्योर्ड है तो 15% सब स्टैंडर्ड में, और अनसिक्योर्ड है तो 25%। ठीक है, मीन्स 100 के 25 लाख या 15 लाख आपके चलेगा। इसमें से कितनी संभावना हो सकती है? आपने 10 लोन दिए हैं, 2 लोन खराब होगा, मतलब 20 लाख। तो यहाँ कितना होगा? 15 और 25 मिलेंगे तो 3 और 5। तो कौन सा फायदेमंद है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अवेलिंग ऑफ इंश्योरेंस कवर, नो। स्लो डाउन ऑफ लेंडिंग बाय द बैंकर, नो। सेक्टर वाइज लेंडिंग लिमिट टू बी स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क बोला। अब हर चीज़ में जैसे MSME एकदम बढ़ा नहीं देना है, तो हमारे पास MSME, रैम और एग्री है, तीनों चीज़ है, रिटेल, एग्री और MSME। तो हम क्या करते हैं, तीनों में अलग अलग टाइप से करते हैं कि हर जगह हमारा नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो 28 का C होगा। NBC किसे बोलते हैं? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। टारगेट फॉर लेंडिंग टू वीकर सेक्शन फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स हैविंग 20 एंड मोर देन अबव ब्रांचेज। देखिए यहाँ लेस देन 20 होता है, ग्रेटर देन 20। अगर फॉरेन ब्रांचेज है तो इसका जो टारगेट है 30 का, आपका टारगेट है 0.1। ऑल लोन टू द KVI सेक्टर विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर सब टारगेट ऑफ परसेंट प्रेस्क्राइब फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, 75 पैसा, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। लोन टू ₹5 करोड़, देखिए 5 करोड़ लोन टू ₹5 करोड़। Cooperative society of the farmer for disposing of the produce of members will be eligible for agri ancillary activity priority sector, 5 crore. An aggregate sanction limit of rupees crore per borrower from banking system sanction for agriculture infra will be eligible for priority sector. agri infra में जो है कितना तक का लोन जो है आपको जो है प्रायोरिटी सेक्टर में 100 करोड़। लोन सैंक्शन टू द राइस मिल अप टू रुपीज, राइस मिल के लिए भी लोन अगर आप देते हैं तो इसका 100 करोड़ का है, विल बी क्लासिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। लोन सैंक्शन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग पर्टेन्स टू, देखिए फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए लोन अगर आप देते हैं तो वो किस में क्लासीफाई होगा? एग्री एंसिलरी एक्टिविटीज। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ, क्रेडिट पॉलिसी में क्या क्या होगा? ये सारे ABC लिखा हुआ है ना, ये 100% होगा। आप एक बार देखिए फिर से। कॉर्पोरेट गोल्स होगा एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी होना चाहिए। अर्निंग एंड एसेट क्वालिटी होना चाहिए। हेल्दी बैलेंस शीट एंड क्रेडिट वॉल्यूम्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव। द फंक्शन ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी डू नॉट इंक्लूड, देखिए क्रेडिट पॉलिसी जो होती है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? ब्रांच एक्सपेंशन नेटवर्क, यहाँ पे ये होता है। एक्सेप्टेबल ऑफ रिस्क होता है, ट्रस्ट एरिया फॉर रिलेशन क्रेडिट कल्चर होता है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स होता है, तीनों चीज होते हैं, बट ये नहीं होता है। अंडर विच गाइडलाइंस ऑफ द एक्सपोजर नॉर्म फॉल्स, एक्सपोजर नॉर्म्स फॉल्स, एक्सपोजर है नॉट NPA, याद रखिए। NPA प्रूडेंशियल, एक्सपोजर स्टैच्यूटरी नॉर्म्स। ठीक है, द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप borrowers इज लिंक टू, इसके ऊपर लिंक होता है
कैपिटल फंड्स कितना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर इज नॉट एक्सक्लूडेड बाय रिकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, कौन सा जो एक्सपोजर हम उसको एक्सक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूड नहीं करते हैं तो उसमें आ गया आपको एक्सपोजर टू द स्टॉक ब्रोकर एंड मार्केट मेकर्स, ठीक है। Aggregate outstanding leases by the bank will not exceed % of बैंक टोटल एडवांस, जो टोटल लीज है आउटस्टैंडिंग बैंक का वो कितना % से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये 10% हो गया। मार्जिनल फार्मर्स आर द फार्मर्स विद द लैंड होल्डिंग अप टू, मार्जिनल एक का होता है, ठीक है, मार्जिनल एक, और ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, और जिसका जो है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर होगा तो स्मॉल फार्मर होगा, ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर याद रखिएगा फ्रेंड्स। फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेज एक्सपोर्ट क्रेडिट विल बी अलाउड अप टू, जो फॉरेन बैंक जो है लेस देन 20 ब्रांचेज होगा तो एक्सपोर्ट क्रेडिट विल बी अलाउड अप टू 32% ऑफ NBC, ठीक है। लोन टू द इंडिविजुअल रुपीज, ये याद रखिएगा 35 लाख 25 लाख, लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा 45 लाख एंड 35 लाख, वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होगा। इंडिविजुअल को आप मेट्रो सिटीज में 35 लाख का लोन देंगे, अदर सिटीज में 25 लाख का लोन देंगे, बट उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 45 और 30 लाख होगा तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होगा। MSME यूनिट विल बी कंटिन्यू टू एंजॉय प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस अप टू 3 years आफ्टर दे ग्रो टू द MSME कैटेगरी, याद रखिएगा रिसेंटली मॉडिफाइड है, रिसेंटली ये गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया था। और कमर्शियल बैंक वीकर सेक्शन टारगेट फॉर 23-24, चलिए 23-24 के लिए जो वीकर सेक्शन का टारगेट था वो कितना था, 12% का था। लोन एक्सटेंडेड टू इंडिविजुअल होगा फ्रेंड्स, इंडिविजुअल होगा, फार्मर अप टू रुपीज इतना प्राइस, इंडिविजुअल फार्मर को अगर आप कोई लोन देते हैं तो कितने लिमिट तक का प्राइवेट सेक्टर में आएगा, नो लिमिट। एज पर MSME एक्ट फॉर मीडियम इंटरप्राइजेज, आप याद रखिए इसका भी क्राइटेरिया अभी चेंज हुआ है रिसेंटली, अभी इस बजट में, अभी जो बजट अनाउंस हुआ है 1 फरवरी को शायद बजट आया था, 1 फैब को चेंज हो गया। पहले क्या था 1/5 10/50 50-250 मीन्स इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर, ये हो गया माइक्रो, ये हो गया स्मॉल, ये हो गया मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, टर्नओवर कितना है, टर्नओवर क्राइटेरिया पूछता है 250 हो गया, ठीक है। लोन अप टू रुपीज इतना करोड़ स्टार्टअप विल बी कंसिडर प्रायोरिटी सेक्टर, 50 लाख 50 करोड़ विल बी कंसिडर ए प्रायोरिटी सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे 50। सॉरी, एक बार आप इसको देखिए और इसमें निश्चित ही आपको बेनिफिट होगा, निश्चित ही आप इसमें से एकदम श्योर रहिए। आप CCP का एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप हमें कमेंट में बताइएगा इसमें से आया या नहीं आया। अभी हम आपका CCP का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अभी चलते रहेंगे। इसके बाद हम ट्रेजरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ट्रेजरी मैनेजमेंट इसके बाद चलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बैंक की इंडिविजुअल स्कीम्स भी बताता जाऊँगा। ओके, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, बड़ा ही कम से कम ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब व्यूज़ बढ़ते जाए मेरा, और टाइमिंग तो अच्छा रहेगा, और ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।